चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 चलेगा। चैप्टर बच्चों आपको याद होगा, हमारा फिजिक्स में चल रहा था, पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपसे कि आप अपने कॉपी में हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को लिख रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे। आपके जो भी सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। आज हमारा टॉपिक रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का गुण। ठीक है, तो हमारा हेडिंग जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा हेडिंग है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा था 5 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं बच्चों। इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाया जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समान वैद्युत क्षेत्र ये वाला है जो बिल्कुल पैरेलल जा रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो हमारा राइट साइड में जा रहा है और उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव को हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये वाला वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। कितना एंगल बना के रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है वैद्युत क्षेत्र के साथ में। ठीक है, अब इस पर क्या होगा कि जब हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव है तो इस पर दो चार्ज पार्टिकल काम कर रहे होंगे। यहां वाले पर चार्ज पार्टिकल पर यहां पर मान के चलते हैं कि प्लस का चार्ज होगा और यहां वाले पर मान के चलते हैं कि माइनस का चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो कितनी होगी? 2L होगी। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 2L होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहां पर क्या काम करता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा बच्चों तो उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, जिसकी वैल्यू अगर आपके याद हो तो आपके याद आ रहा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर F/Q। ठीक है, तो यहां से अगर F को निकाल लेते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी? QE। ठीक है, तो ये वाला बल काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है प्लस चार्ज भी यहां पर है तो इतना फोर्स यहां पे काम करता है और प्लस वाले हिस्से पे जो आपका बल काम करता है F बराबर QE, ये काम करेगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि आगे की तरफ काम करेगा, जबकि माइनस वाले पे इतना ही बल काम करता है परंतु वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। कितना? F बराबर QE। ठीक है, अब ये दोनों बल बच्चों मिलकर ना एक बल क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इसको आगे लेके जाने का प्रयास करता है प्लस ये इसको पीछे ले जाने का प्रयास करता है, यानी कि ये जो इस तरीके से हमारे पास से मारकर जा रही है घुमाने का प्रयास करता है। तो अब जब ये घुमाने का प्रयास करेगा तो ये हमेशा इसके एक्सिस के अराउंड घुमाने का प्रयास करता है, और जब भी कोई बल किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने का कार्य करता है तो वहां पर हमेशा एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसकी वैल्यू आप 11th क्लास में पढ़े होंगे बच्चों कि जिसकी वैल्यू हम टॉर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे F इंटू में आपका R होता है। ठीक है, F यहां फोर्स और R यहां पे आपकी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाती थी। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब यहां पर इन दोनों को मिलाने वाले, यानी कि जो हमारे पास में दो फोर्स यहां पर हैं हमारे पास में, अगर हम यहां पे देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास में दो फोर्स जा रहे हैं, एक तो फोर्स ये वाला, ठीक है, दूसरा फोर्स हमारे पास में ये वाला।
तो इन दोनों को अगर हम आगे पीछे की तरफ हटाते हैं, इसको पीछे की तरफ हटाएं और इसको इस तरीके से हटाएं, तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी जाएगी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो जा रही है वो ये वाली जा रही है, ठीक है, ये वाली जो लंबवत दूरी जा रही है, ठीक है, हमें ये निकालनी होगी। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, अगर आपका ये वाला एंगल थीटा जाता है तो ये वाला एंगल भी थीटा जाएगा, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस आपकी 12 है तो यहां पर हमारी वैल्यू, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ जा रही है, ये वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 12 साइन थीटा। कैसे आएगी, कोण के सामने भुजा लंब हो जाती है और लंब बटे कर्ण आपका बन जाता है साइन यहां पर, ठीक है। तो इसलिए दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी जाएगी वो कितनी जाएगी 12 साइन थीटा। बात समझ आ पा रही है आपकी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब आपके सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास में एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में दो आवेश यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वहां पर बल काम करेगा। बल वैल्यू कितने काम करेगा आपका F बराबर QE, तो प्लस वाले पर F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, जबकि माइनस वाले पे इतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल मिलकर एक क्या बनाते हैं बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण, चूंकि इसको घुमाने का प्रयास करते हैं ये, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी जाएगी बच्चों कितनी जाएगी 12 साइन थीटा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, दोनों बल मिलकर बल युग्म आघूर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू क्या जाएगी, अतः बल आघूर्ण, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर क्या आएगा बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब चूंकि यहां पर दोनों बल बराबर है तो इसलिए दोनों में से कोई भी बल की वैल्यू ली जा सकती है, F इंटू 12 साइन थीटा। अब यहां पर F की वैल्यू क्या रखी जाएगी, Q इंटू E, तो 12 साइन थीटा चला जाएगा यहां से आपका। अब यहां पर देखें बच्चों, ये 12 अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये 12 और Q इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा, तब का बन जाएगा टो बराबर Q इंटू 2L E साइन थीटा। चूंकि यहां पर आप जानते हैं बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा आपका P बराबर आपको होता है Q इंटू में 12 होता है, इसके लिए क्या रखा जा सकता है PE साइन थीटा, ठीक है। यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं बच्चों, इसको हम क्या चेंज कर लेंगे अब इसको, अगर आपके याद आ रहा हो जब आप 11वीं क्लास में थे तो आपने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा, सदिश गुणन और अदिश गुणन के बारे में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो उसमें आप पढ़ते थे कि जब आप अदिश गुणन पढ़ते थे तो ए डॉट बी याद आ रहा हो तो उसमें आता था आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में आता था आपका ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। मतलब अगर साइन आता है आपका तो वहां पर वेक्टर फॉर्म में यूज करते थे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है बच्चों आपका कि इसका वेक्टर रूप क्या होगा। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आपसे पूछा जाता है वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप में आपको क्या लिखना होगा बच्चों, वेक्टर टो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। आपको बस इतना लिख के आना होगा, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला एक नंबर में, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का वेक्टर रूप लिखिए। तो उस केस में आपको लिखना होगा वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। याद रहेगा बच्चों आपके।
चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं। यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अभी जैसे हमारा पीछे आ चुका था, अगर आपको याद आ रहा हो, वेक्टर सॉरी पी हमारा आपका आया था यहां पे टो बराबर पी ई साइन थीटा आ गया था। इसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 मान लिया था, ठीक है। तो अगर यहां पे इसको देखा जाए, कुछ नोट डाले जाएंगे यहां पर। नोट नंबर 1 में यदि थीटा की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री हो जाती है, तो आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे यहां रखा जाएगा तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी बच्चों, आपके याद आ रहा हो? तो ये स्थिति आपकी हो जाएगी कि जब आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ हो। मतलब कैसे रखा हुआ हो? इस तरीके से रखा हुआ हो कि अगर आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है, तो इसमें आपका जो रखा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, वो इस तरीके से रखा हुआ हो, जिस पर जिसका ये वाला प्लस का चार्ज हो और ये वाला आपका माइनस का चार्ज हो, दोनों के बीच की दूरी 12 हो, ठीक है। तो इस स्थिति में यहां पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। दूसरा नोट देखेंगे, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? यह है द्विध्रुव की स्थाई संतुलन की स्थिति होती है। स्थाई संतुलन की अवस्था कह सकते हैं यहां पर हम। अवस्था होती है, ठीक है। और इसके बाद में नोट नंबर 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 में देखिए बच्चों, यदि थीटा बराबर आपका 180 डिग्री हो जाए, तब भी साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो उस केस में भी टो आपका हो जाएगा 0। तो ये कौन सी स्थिति होगी? जब आपका यहां पर साइन चेंज कर लिया जाए। यदि अगर हम यहाँ पे ऐसे लेके चलते हैं कि अगर आपके सामने ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें आप कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से रख देते हैं यहाँ पे, तो इसके अपोजिट साइन को घुमा देते हैं 180 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज चला जाएगा और यहाँ पे प्लस का चार्ज चला जाएगा। तो घूमने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि माइनस वाले पे बल हमेशा पीछे की तरफ काम करेगा और प्लस वाले बल हमेशा आगे की तरफ काम करेगा। तो ये इसकी स्थिति कौन सी रहती है? अस्थायी, ठीक है। यह है द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति होती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं बच्चों। इसके आगे कौन सी स्थिति हो जाएगी? जब हम नोट डालेंगे यहां पे, नोट 3, यदि थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाए, तो साइन की टेबल में 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। साइन 90 की वैल्यू आप जानते होंगे बच्चों 1 होती है। तो उस केस में टो लगेगा मैक्सिमम, आपकी वैल्यू बन जाएगी पी, ठीक है। अधिकतम बलाघूर्ण काम करेगा। और यदि यहां पे मान लें कि ई की वैल्यू 1 न्यूटन बटे कूलाम है, तब आपका जाएगा टो मैक्सिमम बराबर पी चला जाएगा, ठीक है। यहां से एक परिभाषा बन सकती है हमारी पी की। पी क्या है यहां पे बच्चों? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहां से परिभाषा दे सकते हैं कि अर्थात किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलाघूर्ण के बराबर होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है, ठीक है बच्चों। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी गई है आपसे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर हम अपना। ये आपको समझ में आ चुका होगा
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे अपना हमारा बच्चों अगला टॉपिक जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स। पर वैद्युत फ्लक्स से पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों, देखिए एरिया वेक्टर्स को हम यहां पर कह सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका हमारा किसी भी तल का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समतल का जो क्षेत्रफल होता है, उसका परिमाण के साथ साथ उसकी एक दिशा भी होती है। तो दिशा कैसे होती है, दिशा कौन सी वाली होती है बच्चों, तो जब भी हम कोई क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल पर जो भी हम अभिलंब खींचते हैं बाहर की तरफ, उस पृष्ठ के बाहर की तरफ जो हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, जो खींचते हैं, वो अभिलंब उस पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित करता है, कि उस क्षेत्रफल की दिशा को दिखाता है। मतलब क्या आपका कहने का कि अगर हमारे पास में ये कोई तल है, ये कोई क्षेत्रफल है, कोई तल हमारे पास में, ये ए है, एरिया, ठीक है, तो ये इसका परिमाण होगा कि इसके परिमाण की वैल्यू कितनी होगी, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, तो उसकी दिशा जो होती है इस तल पर डाले गए अभिलंब। अभिलंब क्या होगा बच्चों, अभिलंब क्या होगा, अभिलंब होगा जो बिल्कुल पैरेलल एक लाइन जाएगी जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर ए, ठीक है। यही आपका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां पे एक एन कैप ले लिया जाता है। एन कैप क्या होता है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका जाता है परिमाण और दिशा। हम जानते हैं ना, आप 11वीं क्लास से पढ़े होंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका जाता था वहां पे 3i कैप, तो आपको बताया जाता था कि 3 जो होगा परिमाण होगा और आई कैप जो होगा वो एक्स अक्ष को दिशा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आई कैप हमेशा हम एक्स दिशा पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। तो उसी तरीके से किसी भी तल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, उस तल पर डाले गए अभिलंब को कहते हैं। अभिलंब यानी कि उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हम इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इस तल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, चूंकि आने वाले टॉपिक में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे किया जाएगा। चलें आगे बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। अगला टॉपिक बच्चों हमारा जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यूपी बोर्ड के बच्चों, विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है विद्या क्लासेस के माध्यम से। आप इसका फायदा उठाइए, इसको चीजों को समझिए थोड़ा ध्यान से। बोर्ड के एग्जाम की आपकी तैयारी करवाई जा रही है, बहुत कम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत कम सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ पे आपका समय खराब नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पे तो जो भी करवाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लें, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो उसको बिल्कुल पूछें आप व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आप कमेंट करके उसके बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी पूरी इंक्वायरी का समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इन चीजों को पढ़िए, इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है बच्चों वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स बच्चों क्या होता है आपका, कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखा क्या बताई गई थी बच्चों आपको, अगर आपके याद आ रहा हो तो हमने लेक्चर नंबर 2 में वैद्युत बल रेखा के बारे में बताया गया था कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, ठीक है।
तो वैद्युत फ्लक्स क्या आपका कि एक किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से है। ठीक है, किसी भी तरह का आप यहाँ पे एक पृष्ठ ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ये वाला पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पृष्ठ से कुछ बल रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि बल रेखा आपकी निकल रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपके। अब इसमें से हम यहाँ पर एक सूक्ष्म एरिया कंसिडर कर लेते हैं कि छोटा सा एक एरिया हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पूरा एरिया ना लेके हम छोटा सा एरिया लेके चलते हैं डी ए। ठीक है, अब इस डीए पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश जाएगा वो क्या जाएगा, आपको भी बताया गया था कि उस तल पर खींचा गया अभिलंब। यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे एक सीधी लाइन जो जाती है वो डीए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा, जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, सॉरी क्षेत्रफल सदिश तो हमारा हो गया। अब हमारा जो हमने जो ई लिया इस पर जो जाएगा इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा वो रिप्रेजेंट करती है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। ये तो आपका पूरा का पूरा ई हो गया। ठीक है, ये बल रेखाओं की संख्या हो गई आपकी। ये बल रेखाओं की संख्या होगी आपकी। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने इसके लिए एरिया कंसिडर कर लिया, उस एरिया से कुछ लाइनें गुजारती जिसको हम यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कह रहे हैं। अब उसमें भी हमने छोटा सा एक एरिया कंसिडर कर लिया डीए। अब डीए के लिए जो डीए वेक्टर जाएगा उस पर खींचेगा विलंब जाएगा जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधी लाइन जा रही होगी। और वेक्टर ई जो जाता है बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल जनरेट हो जाता है थीटा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा बच्चों कि यहां पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र गया है और क्षेत्रफल सदिश जो गया है इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल हम यहां पर कह सकते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी तल पर किसी तल पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए ले यहां पर वेक्टर लेके चलेंगे, डीए वेक्टर के अदिश गुणन को उस तल पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं जिसे पाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे किसे दिखाएंगे, पाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अगर हम, तो फाई से जब इसको देखा जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों आपकी, उस तल से जो खींचा जा रहा है आपका यहां पर ये, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी डी पाई ई इजिकल टू वेक्टर ई डॉट के डीए। ठीक है, हमारा एरिया चूंकि छोटा है, छोटे से भाग से लिया है, इसलिए हमारा फ्लक्स भी कम ही निकलेगा। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं इसको लेके हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो जब बात की जाती है संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको।
तो उसके लिए आप लगा देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन डी फाई ई, और यहां पर आपको यूज करना है, या तो आप यहाँ पे होल लगा सकते हैं, होल का मतलब होता है पूरा एरिया, जितना भी हम एरिया लेके चलते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए, या आप इसके जगह यूज कर सकते हैं बेस में डाल देंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब जितना भी आपके पास में एरिया जा रहा होगा, ठीक है, ई डॉट डी ए। आपको अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे जब चलेंगे तो क्या बन जाता है आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ये पाई ई आ जाएगा, और यहां से मान लेते हैं इसको लेके चलते हैं होल वाले को, ई डॉट डी ए। इसका फॉर्मूला क्या खुल जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला खुलेगा आपका, अगर याद आ रहा हो, ए डॉट बी वाले फॉर्मूले से क्या बन जाता है आपका, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, होल ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से चूंकि डी लग रहा है केवल ए के साथ में, इसलिए ई और कॉस बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी आपकी ई कॉस थीटा, अंदर बचेगा आपका डी ए, ठीक है। और इससे कितना बाहर निकल कर जाएगा आपका, केवल ए, तो ई कॉस थीटा इंटू में ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है आपका, ठीक। यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका सूत्र बन गया आपका पाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या बनेगा, चलिए अब इसके आगे देख के चलते हैं बच्चों कि ये कैसे काम करेगा आपका। जैसे भी आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया था यहाँ पे कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा निकल कर आ गया था, हमने इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नोट लेके चलेंगे यहाँ पे। तो पहला नोट आपका जाता है यहाँ पे नोट नंबर 1 में, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तो उस केस में कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब 1 यहाँ पे रखेंगे इसका मतलब फ्लक्स निकलेगा आपका, वैल्यू बन जाएगी आपकी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब चूंकि हम यहाँ पर जो एंगल लेते हैं वो वेक्टर ए के साथ में लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि अगर आपके पास में कोई एरिया ये वाला है इस तरीके से, ठीक है। अब इससे कुछ यहाँ पे बलेखा जा रही हैं आपकी, यहाँ पे ये इस तरीके से ये आपकी लाइनें गुजर रही हैं इस पृष्ठ से, ठीक है। इस पृष्ठ से कुछ लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर ई, ठीक है, और ये आपका हो गया केवल एरिया ए, ठीक है। लेकिन हम एंगल जो लेते हैं वो ए और ई के साथ नहीं लेते। तो इस तल पर अगर आप देखेंगे तो इस तल पर जो एरिया जाएगा वेक्टर ए वो भी आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके और इसके बीच में जो एंगल जाता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसलिए यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ली गई है। तो इस स्थिति का मतलब यहां पर हो जाएगा कि जब 0 डिग्री ली जाएगा यानी कि ये वाली स्थिति बनती है, और उस केस में मैक्सिमम लाइनें उस तल से गुजरती हैं जिससे उस तल से निकलने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में अगर हम यहां पे देखते हैं बच्चों, जब नोट नंबर 2 जाता है आपका, नोट नंबर 2, यदि थीटा आपका यहां पर बन जाता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में फ्लक्स यहां से कुछ भी नहीं निकलेगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और जब फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा बच्चों, उस स्थिति में बन जाता है आपका, इस तरीके से देख लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है मान लेते हैं, और यहां पर आपका जो एरिया जाता है वो बिल्कुल इस तरीके से जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया और ये आपका हो गया वेक्टर ई,
ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि हम जो एंगल लेते हैं वो हम एंगल इस पर खींचेगा विलंब पे लेके चलेंगे। तब देख के बताइए कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना जाता है। अगर आप देख पा रहे हो ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जाता है, ठीक है। वैसे अगर एरिया के साथ देखा जाए तो 0 डिग्री जाएगा, क्योंकि बिल्कुल समांतर जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। लेकिन हम एंगल एरिया के साथ लेके वेक्टर ए के साथ लेते हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच में एंगल जाता है 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में एक भी लाइन हमारे एरिया को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो जब एक भी लाइन हमारे एरिया को क्रॉस नहीं करेगी तो उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके। चलिए अब इसके बाद में आपको एक नोट याद रखना है, आपको एक नोट याद रखना है आपको। यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो पाई धनात्मक होगा आपका। यदि यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो पाई धनात्मक होगा, और यदि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो पाई ऋणात्मक होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये पूछ ले जाते हैं आपसे, न्यूमेरिकल करते समय आपसे बातें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अभी हमारा निकल के आया था पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अब यहां पर हम इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक है, इसकी विमा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका मात्रक देख लेते हैं कि मात्रक क्या जाएगा। मात्रक के लिए ई के लिए बात करें तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। तो क्या मात्रक होता है आपका, न्यूटन बटे कूलाम होता है, ठीक है। और ए का मात्रक जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो क्या मात्रक बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। दूसरा इसकी विमा क्या निकल के जाएगी आपकी, न्यूटन की विमा क्या बन जाती है आपकी mL/t-K2, और मीटर की जाएगी आपकी L2, कूलाम की जाती है आपकी AT, ठीक है। तो फाइनल विमा इसकी जो कि बन जाती है, क्या बन जाएगी बच्चों, mL कितना जाएगा 3, 2 यहां पर 1 यहां पर, तो आपका 2 और 1 3 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस के 3, ए की पावर माइनस के 1, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो चुकी है। और ये राशि कैसी जाएगी बच्चों, राशि होगी बच्चों ये आपकी अदिश, इसलिए यहां पर चिन्ह के साथ मान यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में बच्चों आपको उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। यहां पर आपसे मात्रक के बारे में पूछा जाता है, यहां पर आपसे विमा के बारे में पूछा जाता है, यहां पर आपसे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या निकल कर आया था बच्चों हमारा, पाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे संबंधित हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल बच्चों आपके सामने है। पहला सवाल ये कहता है कि +1 माइक्रोकूलम व -1 माइक्रोकूलम की दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव
1 गुना 10 की पावर प्लस के 5 वोल्ट पर मीटर के एक सम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो कैसे कैसे ये हमें करना होगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं बच्चों की हमको दे क्या रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सबसे पहले देखिए कि आपको दे क्या रखा है। तो आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि एक चार्ज पार्टिकल आपके पास में यहाँ दे रखा है Q1 बराबर आपका दे रखा है प्लस का 1, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 1 माइक्रो कूलम। जब इसको चेंज करेंगे प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम चला जाएगा। ठीक है, और जब दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को देखेंगे तो Q2 इजिकल टू आपका दे रखा है यहाँ पे माइनस का 1 माइक्रो कूलम। इसको जब चेंज किया जाएगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी -1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, और वैल्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल हो जाती है आपकी 12। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जब चेंज किया जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर चला जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। और आपको आगे दे रखा है ई दे रखा है आपको, तो पहले उसकी वैल्यू को नोट कर लिया जाएगा। ई आपको दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा जाता है आपका P बड़ा फॉर्मूला क्या था Q इंटू में 12। ठीक है, तो यहां से कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, वैल्यू क्या जाएगी P बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और 12 की वैल्यू ये रही। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना जाएगा वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में क्या आ रहा है अधिकतम बलागुण। ठीक है, तो जब सेकंड वाले पार्ट में अधिकतम बलागुण पूछा है कि टॉप मैक्सिमम पूछा है, और टॉप मैक्सिमम की वैल्यू होती है P इंटू ई। ठीक है, P की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 और E की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर प्लस में 5। तो वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन मीटर्स की यूनिट बन जाएगी। तो टॉप मैक्सिमम। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निगमित कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 2018 बोर्ड के एग्जाम में आया था बच्चों। तो देखिए अगला सवाल आपका ये वाला, इसको कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हम जानते हैं, अगर आपको याद हो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एक वैद्युत फ्लक्स का फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका एकदम मात्रक निकाल लेंगे और इसके वियमन निकाल लेंगे। तो पहले अगर हम मात्रक देखते हैं तो मात्रक क्या जाएगा, मात्रक क्या जाएगा बच्चों आपका ई आपका यहां पर वैद्युत क्षेत्र, और इसका मात्रक जाता है बच्चों आपका न्यूटन बटे कूलम। ए यहां पर आपका एरिया चला जाएगा, एरिया का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहां पर आपका ये इसकी यूनिट आ चुकी है। अब इसी से हम यहां पर इसकी विमा निकालेंगे। मात्रक हम यहाँ पे बच्चों निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसकी विमा देखी जाएगी। तो जब हम इसकी विमा के बारे में बात करेंगे आपसे, तो न्यूटन की विमा देखेंगे आप। देखिए बच्चों इसकी विमा, न्यूटन की विमा क्या जाती है mL/t-2 और मीटर की जाएगी L2, कूलम की चली जाती है नीचे आपकी AT। इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर m, सबसे पहले m लिखा जाएगा, m आ गया। L के पावर यहाँ पर 2 और प्लस 1 यहाँ पर है, तो कितनी चली जाएंगी 3 पावर चली जाएंगी। ठीक है, और t की पावर कितनी जाएगी 2 माइनस के नीचे से एक ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 3 चला जाएगा। और a भी नीचे से ऊपर जाएगा तो कितनी पावर चली जाएगी माइनस के 1। ठीक है, तो आप देखिए ये विमा आ चुकी है हमारी। ये क्वेश्चन आपका 2018 बोर्ड के एग्जाम में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है आपको। ठीक है, तो
इसका मात्रा क्या बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और इसकी विभव बन जाएगी आपकी ml3 t⁻³ और e⁻1 इसकी विभव बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे आप नोट करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस साल भी आपका 2022 में आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे ये वाला। तो वैल्यू देखिए क्या क्या दे रखी है आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई बराबर आपको दे रखा है, वेक्टर ई। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको वैल्यू दे रखी है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में ही आपको ये नोट करनी है। वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को नोट करेंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट पर मीटर। तो उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर फॉर्म में दे रखा है बच्चों आपको, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8j कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालना है आपको। ठीक है, देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है आपको, यानी कि फाई ई निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों आपके याद आ रहा हो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, फाई ई इज इक्वल टू आपका आया था वेक्टर ई डॉट ए। ठीक है, तो यहां से इसका फॉर्मूला लगाया जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए यूज किया जाएगा। अगर आपको याद आ रहा, हमने डी यूज किया था वेक्टर में, लेकिन अगर एरिया ए दे रखा है तो हम यहाँ पे डी को यूज नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पर ए यूज करेंगे, तो वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह के सवाल अगर आपको याद आ रहे हो बच्चों, तो आपने 11th क्लास में किए थे। हमारा पूरा चैप्टर है सदिश विश्लेषण के नाम से 11th क्लास में। तो 11th क्लास आपने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट बी की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो हम इसको ऐसे ही नोट करेंगे। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या दे रखी थी, वेक्टर ई की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप, और डॉट ही लगाएंगे बच्चों, क्रॉस नहीं लगाएंगे। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप डॉट ही लगाएंगे, क्रॉस लगाते ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है 8j कैप। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेशन की जाती है बच्चों डॉट प्रोडक्ट में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि i की i वाले में, j की j वाले में, k की k वाले में। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 8 की गुना सब में नहीं करनी। ठीक है, 8 की गुना हमें केवल उसमें करनी जहां पर j लिखा हुआ होगा। तो देखिए यहां पर i कैप है, यहां पर j, यहां पर k, केवल j यहां लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी गुना केवल इसमें की जाएगी। गुना करके कितना आएगा, 8 या 24। ठीक है, 24 j डॉट j कैप जाएगा। और आप जानते होंगे बच्चों j डॉट j कैप की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24 इंटू 1 यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके, तो ये इसका आंसर जाएगा। इसकी यूनिट क्या थी आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ वेक्टर ए बराबर इतना से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो वेक्टर ई दे रखा था, वेक्टर ए दे रखा था, हमको इसका फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना था, पाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान देना आपको यहाँ पर कि आई की आई वाले में, जे की जे वाले में, के की के वाले में। सपोज अगर यहां पर आपका जे कैप की जगह आई कैप होता, फिर 2 की गुना करते हैं इसमें, तो 8 दूनी 16 आ जाता आंसर हमारा। और सपोज अगर यहां पर के कैप होता तो 8 चौक 32 माइनस में जाता। ठीक है, चलिए बच्चों, आई थिंक आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी आज की। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।